हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा। आज आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि मैंने पहली बूंद चैप्टर ही निकाल के रखा है। इसका पोएम मैंने पढ़ के इसको उसका सारांश भी मैंने अच्छे से समझा दिया था। आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास पेंसिल है तो जरूर ले लीजिए ताकि आप नोट डाउन कर सके साथ में। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बूंद, इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर पाठ से। तो मैं पेंसिल निकाल लेती हूं। मेरी समझ से प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। तो एक प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शंस है, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें हमें स्टार बनाना है। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, अंकुर, बूंद, पावस। अंकुर के लिए। अंकुर, जब बीज जो है गर्मी के मौसम के जितने भी फल फूल उनके बीज जब नीचे झड़े पड़े थे, बारिश के आने के बाद उसमें से अंकुर निकल आया था, तो अंकुर ही होगा इसका आंसर। दूसरा, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। काली पुतली किसे कहा गया है? बारिश की बूंदे, नगाड़ा, वृद्ध धरती, बादल। हमने पढ़ा था कि जो आसमान है वो उसे नीली आंखें कहा गया था, और उसमें जो बीच बीच में बादल है उन्हें काली पुतली कहा गया था। तो इसका आंसर होगा बादल। ख, प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। क्यों चुने, मैंने चुनने के साथ साथ अपना उत्तर तो आपको बता ही दिया था। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए। अब मिलकर करे मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है। दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। एक तरफ कविता की पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ इसकी भावार्थ है। जैसे इस तरह से जब आपको 2 कॉलम्स मिलते हैं तो आपको पूरे कॉलम्स एक ही बार में पढ़ने हैं। कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। दूसरा, बजा नगारे जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। तीसरा, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। चौथा, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। कुछ भावार्थ दिए हैं, जैसे कि मेघ गर्जना, बादल, हरी धूप, आकाश। तो आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। उड़ता सागर किसे कहा गया था? बादल को उड़ता सागर कहा गया था। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। नगारे किसके बज रहे थे? मेघ गर्जना को कहा जा रहा था, जब मेघ का गर्जन हो रहा था। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। अंबर यानी कि आकाश। वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। रोम रोम कहते हैं ना हमारे, रोम रोम किसे कहा गया था? हरी धूप को, हरी घास को, तो हरी धूप होगा। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। नीचे कुछ पंक्तियां दी है, इसका हमें क्या समझ में आया, अर्थ क्या है, हमें वो लिखने हैं। आप इस तरह से लिखेंगे, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों। एक मिनट, मेरा स्केच पेन छोटा करना है।
ठीक है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, जा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। उत्तर, इसका अर्थ यानी कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजाकर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। आप लिख भी सकते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजाकर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई। इसका अर्थ लिखना है। नीले आसमान नीली आंखों के समान हैं और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान हैं। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। अभी है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। मैं फिर से दोहराती हूँ। बारिश की पहली बूंद, जो पहली बूंद गिरी थी, धरती का हर्ष, उस बूंद के गिरने पर धरती कैसे खुश हो जाती है। धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष पता चलता है। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। उत्तर, प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन अगर हम लोग सीधा सीधा इसका ये अर्थ देखें तो आसमान में उड़ता सागर, आसमान में सागर उड़ रहा है, ऐसा नहीं लेकिन होता है। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है। समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानने और उन पर चर्चा करें। ऐसे कई सारे दृश्य इस कविता में दिए गए हैं। आप उसको आप पढ़िए कविता को दोबारा तिबारा और चर्चा कीजिए। शब्द एक अर्थ अनेक। एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। हाँ, जब एक बीज है उसमें से अंकुर निकलती है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्य में कीजिए जहां इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। फूट को यूज करके हमें और भी कई सारे सेंटेंस बनाने हैं। दोस्तों में फूट पर गई है, उसका सिर फूट गया है। धरती से जल की धारा फूट पड़ी है, दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई, है ना। कई सारे मीनिंग निकल रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है।
जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल का धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर है। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। शब्दकोश यानी कि हिंदी की डिक्शनरी जो कि घर में होनी चाहिए, लेकिन आजकल तो गूगल की सहायता से ही सभी लोग अपना अर्थ ढूंढ ही निकालते हैं। तो चलिए कुछ मैं भी बता देती हूँ। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। विष्णु चक्र धारण करता है, इसे चक्रधर भी कहा जाता है। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। बलराम हल को धारण किए हुए रहते हैं, उन्हें हलधर भी कहा जाता है। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। कृष्ण ने पर्वत को अपने उंगली में उठा लिया था, तो तब से उनका एक नाम गिरिधर भी पड़ गया था। गिरि यानी कि पर्वत धारण करने वाला। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। मुरली हमेशा ही कृष्ण के पास होती है, तो कृष्ण का एक और नाम है मुरलीधर। अब है एक शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजे। इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, और हमें इस शब्दकोश में ढूंढना है वाद्य यंत्र का नाम। ये रहा नगाड़ा। नगाड़ा एक वाद्य यंत्र का नाम बन रहा है, ये देखिए। आंख के लिए एक अन्य शब्द, आंख को हम लोग अश्रु भी, नयन, नयन, नयन भी कहते हैं। अश्रु यानी कि आंसू, नयन, नयन यानी कि आंख। जल को धारण करने वाला जलधर, एक प्रकार की घास, दूब। पूजा वगैरह में भी यूज होता है ये दूब। आंसू का समानार्थी अश्रु, अश्रु भी कहा जाता है, इसलिए समानार्थी हो गया। आसमान का समानार्थी शब्द अंबर। आसमान को हम लोग अंबर भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, और भी कितने सारे ही इसके समानार्थक शब्द पाए जाते हैं। पाठ से आगे आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। इसको आपको स्वयं से करने हैं। बारिश होने पर आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मेघ गरजते हैं बारिश आने पर तो कैसा लगता है, आप खुद से इसको लिख सकते हैं। अभी तो हमने बहुत बार बारिश के बारे में बातचीत कर ही ली है। दूसरा है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, ये भी आपको खुद से लिखना है। वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। वर्षा ऋतु के दिनों में बारिश में भीगने में बहुत मजा आता है। भीग कर घर पहुंचने के बाद गर्म गर्म चाय और पकौड़ों के साथ बहुत मजा आता है। समाचार माध्यमों से, प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है ना। प्रत्येक सोशल मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या फिर न्यूज़पेपर में हो, किसके बारे में, मौसम के बारे में खबर जरूर रहती है। संवाददाता कभी बाढ़ को, कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपने कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। अभी कुछ ही दिनों पहले तक सितंबर के लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो तब का आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं कि तब स्कूल जाते वक्त आपको कैसा लगता था, स्कूल से आते वक्त आपकी क्या हालत होती है, और घर में कैसी हालत हो जाती है। गर्मी में हालत बहुत ही खराब हो जाती है। इसके बारे में आप बातचीत कीजिए, लिखिए। सृजन यानी कि कुछ बनाना, नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इसके एक नाम दीजिए। रेगिस्तानी लिली, ये एक रेगिस्तानी लिली है, इसी का नाम हमने रेगिस्तानी लिली रख दिया है। इन्हें भी जाने,
इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्र को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, जफली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली तो दूसरे की ध्वनि मोटी होती है। तो ये भी एक जानने वाली बात है। एक छोटे साइज की नगाड़ा होता है, उसकी एक की ध्वनि मोटी और एक की ध्वनि पतली होती है। फिर तबला, 2 तबले होते हैं, उसको भी हाथ से बजाते हैं, लेकिन छोटे नगाड़े को ऐसे ही डंडी से बजाया जाता है। उसकी खोजबीन, आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। तो आपके यहाँ पे कौन कौन से वाद्य यंत्र पाए जाते हैं, इसके बारे में आप जरूर खोजबीन कीजिए। ये परीक्षा उपयोगी नहीं है, ये परीक्षा में आने वाले तो नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली, तबला, हारमोनियम, गिटार आदि। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो आपको भी कविता लिखने के लिए कहा गया है। जब बारिश होती है और तुरंत रुकने के बाद ही धूप निकलती है थोड़ी सी, तो उस धूप की किरणों से होकर जब पानी की बूंदें जो एटमॉस्फेयर में रह जाती वो पास होती है, तो उसी से कलर जो है वो इंद्रधनुष बनाती है। जो किरणें हैं सूरज की, जब पानी के थ्रू पास होती है तो इंद्रधनुष की कलर बनाती है। तो आपको यहाँ पे इंद्रधनुष को बनाने के लिए कहा गया है। और इंद्रधनुष पर एक कविता लिखने के लिए भी कहा है। खुद से जरूर लिखिए। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, आशाओं का संचार करता है, खुशियों का विस्तार करता है। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, जो प्रेम की पुकार बनता है, वर्षा के बाद आकाश को सजाता है, बचपन के किस्सों को फिर से दोहराता है, रंग बिरंगे रंगों से रंग कर सारा संसार इंद्रधनुष समृद्धि के गीत गुनगुनाता है। प्रकृति का महिमा मंडन करता है, निराशाओं का खंडन करता है। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, जो जीवन के हर पल का उत्सव बनाता है, वीरता के किस्सों को सुनाता है, प्रेम का उत्सव मनाता है। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, जो हमें आशावादी रहना सिखाता है। झरोखे से एक बूंद ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने ये कविताएं लिखी हैं। एक बूंद, तो बताया गया है कि जब बूंद अपने बादलों को उसका घर कहा गया है, जब वो घर छोड़ के निकला ही था, एक बूंद गिरा ही था, तो उसे ऐसा लगा था मैं किस लिए अपना घर छोड़ के आ रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, आप भी इसी तरह से कुछ बातें सोचिए और इंद्रधनुष के ऊपर, बारिश के ऊपर, या फिर एक बूंद पर ही या पानी पर कविता की कुछ पंक्तियां लिखकर मुझ तक जरूर शेयर करें। मेरे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे चैनल में बने रहिए इसी तरह से, और तभी मैं आपके लिए वीडियो ला सकूंगी।